आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के पैनलिस्ट सुमित सर, विचित मनी सर, पुनेंदु जी और पीडी सर, आपका स्वागत है। पीडी सर हम ऑफिस में बोलते हैं, वैसे इनका नाम प्रियदर्शन सर है, सब जानते हैं। और आज पहले दिन आप आए हैं सर, इस कैफे में आपका स्वागत है। सर आज की चर्चा हम करने वाले हैं कि जो एक राजपूत समाज का विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में है, जो प्रमुखतः गुजरात से शुरू हुआ है, लेकिन पश्चिमी यूपी, कुछ हिस्सों में राजस्थान में फैला है और उसका विरोध हो रहा है। तो कहा यह जाता है कि जो अपर कास्ट वोट बैंक है, खासकर पंडित ब्राह्मण जो कहा जाता है वैश्य, ये बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है और उसने पिछले 2 सालों में, मतलब 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जमकर वोट किया। चाहे गुजरात देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, और खासकर यूपी, वेस्टर्न यूपी में भी यही कमोवेश रिजल्ट रहा है। पर पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया था, वो गुजरात में पिछले 2 हफ्ते पहले बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेजों की उत्पीड़न के आगे घुटने टेक दिए थे, यहाँ तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे कर दी थी। इसमें कहीं भी हालांकि शब्द यूज नहीं है राजपूत समाज, लेकिन इसके बाद से राजपूत समाज ने उसको आड़े हाथों लेते हुए बयान का, इससे माफी मांगने की बोला कि माफी मांगे। हालांकि उन्होंने माफी मांगा, लेकिन उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवाल ये है, क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा, इलेक्शन कैफे में हम पॉलिटिक्स भी बात करते हैं, इस बयान का इम्प्लीकेशन ये है कि कई जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। खासकर हम पश्चिमी यूपी में देख रहे हैं तो हर दिन पंचायतें हो रही है। यहाँ पे राजपूत समाज बोल रहा है कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और रूपाला को कैंडिडेचर वापस लेना चाहिए। सवाल आपसे यही स्टार्ट रहेगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है, इसका डेंट कहीं भी आपको पड़ता हुआ नजर आ रहा है, खासकर बीजेपी के खिलाफ? क्योंकि राजस्थान में कहा जाता है कि राजपूत एक पावर सेंटर है पॉलिटिक्स में, भले उनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन पावर सेंटर ज्यादा है। वहीं वेस्टर्न यूपी में भी और गुजरात में भी राजपूत हैं लेकिन कम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। जो सवर्ण वोटर है, खासकर जो राजपूत है, वो बीजेपी से छटक जाएगा तो उसका कुछ क्या डेंट पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है इस चुनाव में? देखिए, सच क्या है कि हर वोट का मतलब होता है तो है अपनी जगह एक बात, लेकिन बीजेपी को देखने का जो हमारा पुराना नजरिया है, जिसमें हम मान लेते थे कि जो अगड़ा वोट है उसके साथ है, ब्राह्मण राजपूत उसके साथ हैं, वो इन चुनावों में बिल्कुल पिछले 10 साल में बदल चुका है। बीजेपी लगभग हर तबके में और थोड़ी बहुत नहीं भारी घुसपैठ कर चुकी है। आज की तारीख में वो क्लेम कर सकती है कि ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी वही है। आज की तारीख में वो अति पिछड़ों को, महादलितों को, सबको साथ लेने का जो जतन करती रही, उसके फायदे उसको मिल रहे हैं। तो इसलिए इसका बीजेपी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा ये तत्काल तो मुझे नहीं लगता है। अगर किसी भावुक वजह से आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, तब भी बीजेपी के पास ऐसे कई बड़े नेता हैं जो उसको ठंडा करने की कोशिश कर सकते हैं और कर लेंगे। वो जाके माफी मांग लेंगे, वो लोगों को समझा लेंगे, 4 बैठकें कर लेंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में समझने की बात दूसरी है। देखिए, जो पिछले, मतलब हमारा जो पूरा लोकतंत्र है, उस पूरे लोकतंत्र में धीरे धीरे परकोलेट करते हुए अधिकार नीचे तक गए। वो देखिए तो सवर्णों से शुरू होके, अपर कास्ट से शुरू होके ओबीसी तक पहुंचे, दलितों तक जाके उनकी प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई। वो थोड़ी मायावती में हम लोगों को दिख रहा था, यूपी में वो आगे जाएगी, अभी वो अवरुद्ध दिख रही है। अभी बल्कि दिख रहा है कि दलित राजनीति मूलतः बीजेपी के करीब जा रही है। तो बहुत ज्यादा हुआ, चाहे यूपी में और बिहार में तो रिवर्स पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। 10 साल पहले ये मान लिया गया था कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में कोई अपर कास्ट मुख्यमंत्री नहीं हो पाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूपी में है, यूपी में सारा इशू गोल हो चुका है, बिहार में इसकी कोशिश हो रही है, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये कि जिसको रिवर्स पॉलिटिक्स बोलते हैं अधिकारों की, वो शुरू होती इन राज्यों में दिख रही थी। राजपूतों का विरोध असल में एक तरह से अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से हासिल करने की, उसको जताने की एक कोशिश हो सकता है। रूपाला जी ने जो कहा उसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इतिहास में ऐसे ढेर सारे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि राजपूतों ने युद्ध कम जीते हैं और इतिहास की वजह से, कई वजहों से, उनके हिस्से पराजय बहुत आई है। 1000 साल के इतिहास में गोरी, गजनी, मुगल, लोधी, यहाँ तक कि आला उदल तक से उनको हारना पड़ा है। वो बल्कि जिसको भीमा कोरेगांव बोलते हैं, जो महारेजिमेंट ने वो किया था, तो एक तरह से वो एक प्रक्रिया है जो चली आ रही है। इस बयान का कोई तात्कालिक असर पड़े न पड़े, ये सच है कि भारतीय राजनीति में
बीजेपी जहां पहुंच चुकी है उनको इन छोटी छोटी चीजों से शायद बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये मुद्दे नगण्य नहीं उसके लिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये देर तक टिकने वाले मुद्दे नहीं। इसका एक पक्ष ये भी है कि इनके पास जो अक्सर ये बोलते हैं, भावनाएं जो आती हैं भड़कती हैं, फिर वो विकल्प खोजने लगती हैं। वो विकल्प तार्किक नहीं होता है, वो लौटना अपने ही घर चाहती हैं। लौटने के लिए वजह नहीं मिली, बना लेंगे किसको देते, चलो इन्हीं को देते। तो गुस्सा तो है, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? कम से कम इस वजह से वो होगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। पुण्येंदु जी आपको? परषोत्तम रुपाला के बयान के बाद सिर्फ गुजरात में ही नहीं, अब ये दूसरे राज्यों में भी बहुत बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सहारनपुर में बहुत बड़ी महापंचायत हुई है, और उसकी एक वजह तो बड़ी वजह तो परषोत्तम रुपाला का बयान था ही, लेकिन एक दूसरी वजह भी है कि राजपूत समाज टिकटों में जिस तरह की भागीदारी चाह रहा था, वैसी भागीदारी उसको कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। उसमें सिर्फ एक टिकट उन्होंने मुरादाबाद से कुमार सर्वेश सिंह को दिया है, जो पिछली बार हार गए थे। मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और वीके सिंह साहब का उन्होंने टिकट काटा है गाजियाबाद से। और कैराना सीट पर राजपूत समाज की मांग थी कि हमको दिया जाए, तो वहाँ पे गुर्जर प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा है। और आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले भी एक यहीं नोएडा में मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर के विवाद हुआ था। उसमें राजपूतों का दावा था कि वो राजपूत हैं, गुर्जर समाज ने कहा कि वहाँ गुर्जर क्यों नहीं, पूरा नाम क्यों नहीं लिखा गया। तो ये विवाद, जातिगत विवाद सामने आते रहते हैं, और जातीय अस्मिता, जातीय स्वाभिमान की जो लड़ाई है वो चुनाव में और ज़्यादा प्रखर रूप से दिखाई पड़ती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ, रैलियां हुई, महापंचायत हुआ। राजस्थान में देखा, गुजरात तो खैर केंद्र है, राजकोट, और राजकोट में जो परषोत्तम रुपाला को एक बड़ी चुनौती, क्योंकि कांग्रेस ने भी वो अपना वहाँ बहुत ही मजबूत प्रत्याशी उतारा है, परेश धनानी को, जो पहले परषोत्तम रुपाला को विधानसभा चुनाव में मात दे चुके हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे पहले। हाँ, कद्दावर नेता जो दोनों, खास बात है कि दोनों ही पाटीदार समाज से हैं, लेकिन जो अब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, जो लेहुआ और कड़वा पटेल है। हाँ, उसमें वो जो धनानी है परेश, वो लेहुआ है, और जो रुपाला साहब है वो कड़वा पटेल है। लेहुआ पटेल शायद ज्यादा है राजकोट में, ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर लेहुआ पटेल और राजपूतों को मिला लें तो वो कड़वा पटेल से ऊपर निकल जाता है। उस कॉम्बिनेशन से अगर परेश धनानी को मान के चले कि 100% लेहुआ ने वोट कर दिया, और पुरुषोत्तम रुपाला को 100% कड़वा ने वोट कर दिया, और राजपूतों ने कड़वा उनको हराने के लिए वोट कर दिया परेश के साथ, जो राजपूत मूलतः बीजेपी के साथ माना जाता है, ऐसी स्थिति में वो सीट रुपाला साहब की बच सकती है। लेकिन देखिए, ये चुनौती है बीजेपी के लिए। लेकिन फिलहाल अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, वो योगी हैं, धर्मगुरु हैं, और उनकी ना सिर्फ राजपूतों में बल्कि दूसरी जो जातियों में भी स्वीकार्यता है। और जो जिस पंथ से वो आते हैं, उस पंथ के अनुयायी, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो राजपूत रहे हैं, तमाम आप पाएंगे, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों की जो अति पिछड़ी जातियाँ जिनको हम कहते हैं, वो उस मठ के बहुत फॉलोअर रही हैं। तो वो एक लेकिन योगी आदित्यनाथ होने से पहले अजय सिंह बिष्ट थे। और आप चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि राजपूतों में आज वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर हम कम से कम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजनाथ सिंह या दूसरे जो बड़े कद के नेता हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के आगे कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं। दूसरी बात है कि इसकी भरपाई की कोशिश भी बीजेपी कर रही है कि योगी आदित्यनाथ ने संगीत सोम के साथ मंच जो है साझा किया, और संगीत सोम भी चूंकि पिछला विधानसभा चुनाव भी वो हार गए थे, और लोकसभा कद्दावर फायर ब्रांड नेता एक जमाने में हुआ करते थे, बड़ी चर्चा थी उनकी। लेकिन पॉलिटिकली वो कुछ साल उनके लिए बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो वो भी नाराज बताए जा रहे थे कि उनको टिकट वगैरह वो भी कोशिश में होंगे, नहीं मिला। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनको मंच पर उनको साथ लेके, और उन्होंने फिर भाषण भी दिया। तो जो बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट है, प्रियदर्शन सर भी जो कह रहे थे कि आखिरी में क्या होगा, अब सवाल है कि एक सवाल राष्ट्रपतियों के सामने आएगा कि वोट फाइनली हम किसे दें। तो आप पाएंगे कि उनका मैनेजमेंट बीजेपी का स्ट्रांग है। गुजरात में, मतलब जहां भी ये जो आंदोलन जहां हो रहे हैं, फिलहाल ओवरऑल तो बीजेपी वहां पर आगे दिख ही रही है। फिर बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट, बीजेपी जो है वो जाएगी उनके पास, समुदाय के पास, और वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे उसकी
भरपाई की किसी न किसी तरह का आश्वासन उनको दिया जाएगा, ताकि वो बीजेपी को उस लेवल पे बड़े पैमाने पे डेंट ना लगा सके। क्योंकि एक जो मेरा एक सवाल था इसमें, आप लोग थोड़ा राह रखिएगा विचित्र सर आप भी, कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी, जैसे पीडी सर ने कह के गए अभी कि बीजेपी एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है जहां उसको ना पर्टिकुलर समाज या वोट की चिंता की फिक्र तब बहुत कम हो गई है। आप देखेंगे जाट समाज हरियाणा और राजस्थान का जो है वहाँ पे इनसे नाराज है फार्मर प्रोटेस्ट के कारण। आप देखिए राजपूत समाज जो नाराजगी की बात कही जा रही है। मुस्लिम वोट बैंक ऐसा वोट बैंक हो गया जो खुल के कोई नहीं कहता कि हमें मुसलमानों को वोट चाहिए, दबे पांव सब चाहते हैं मुसलमानों को वोट चाहिए। तो क्या कुछ चुनाव जैसा बड़ी पार्टियां बनती जाती हैं, क्या वो इन सब चीज़ों को छोड़ती जाती है जानबूझ के लिए, या वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको इतनी छोटी की फिक्र नहीं होती? मैं बस बोल के विचित्र सर को माइक दूंगा। आपकी जो सवाल था इसमें देखिए, अभी पिछले कुछ समय से कुछ जो एक परिवर्तन हम देखते हैं कि चुनाव, हम अगर उसको आम भाषा में बात करें कि चुनाव अब ऊपर से हो रहा है, नीचे तो चुनाव होता ही नहीं है। अब वो जब से प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति के मतलब जो गुजरात से वो देश की राजनीति में आए, तो चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। अब वो पीएम कैंडिडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है। हमने CSDS का आंकड़ा देखा कि बीजेपी को जो कुल वोट मिला वो 2014 में 27% वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे सिर्फ मिला, और 2019 में वो आंकड़ा बढ़ के 32% हुआ, और ये आंकड़ा कई राज्यों में बहुत ज़्यादा है। तो और प्रधानमंत्री मोदी ने, आप देखेंगे, खुद बीइंग ओबीसी, लेकिन उनको एक अपर कास्ट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, और कास्ट बैरियर कहीं ना कहीं बीजेपी के नाम पर बहुत सारी जगहों पर टूटा है। हालांकि वो आप इंटरनली देखेंगे तो कई जगह वो, जैसे हरियाणा में आप बीजेपी भी स्मार्टली प्ले करती है। वो एक तरह का उसने जो गोलबंदी की है वो गैर जाट गोलबंदी आपको ज्यादा दिखेगी। यूपी में वो गोलबंदी आपको दिखती है कि वो उन्होंने एक तरह की इंटरनल मैसेजिंग है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जो यादव राज आ जाता है, तो जो दूसरी जो अति पिछड़ी जातियां या गैर यादव ओबीसी जातियां, उनमें एक किस्म की आपको गोलबंदी देखने को मिलती है, और वो बीजेपी के फेवर में है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी का खुद ओबीसी होना, और फिर जो बीजेपी के तमाम बड़े डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खुद राजपूत समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद राजपूत समाज से हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता राजपूत समाज से हैं। राजस्थान में भी आपने देखा कि शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वहाँ पे, और बड़े बड़े नेता दिया कुमारी, वो भी वो घराने से वो भी उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और जो अपने ओलंपियन थे क्या, राज्यवर्धन सिंह राठौर, वो भी वहाँ पर मंत्री हैं। तो राजपूतों की बड़ी उनके पास लीडरशिप है। आप उत्तराखंड के सीएम राजपूत हैं, अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्र में बड़े पद पे हैं वो राजपूत हैं। तो तमाम बड़े राजपूत नेता हैं बीजेपी के पास, भले ही कुछ नाराजगी हो, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इसको मैनेज कर लेगी, और उसको बहुत, उसके इलेक्टोरल उस पर बहुत बड़ा फर्क इस पर पड़ने वाला नहीं। रूठना दो तरह का होता है। एक तो होता है कि कड़वाहट इतनी हो कि वो रूठ जाए तो मारने मरने पर उतार दिया जाए। एक रूठना होता है किसी को चाहने में, तो उसमें कोई रूठता है, उसको मनाया जाता है तो वो मान भी जाता है। तो उस रूठने और मनाने को इश्क कहते हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि राजपूत ये इश्क है, इश्क में है बीजेपी। आज से नहीं है, 10 साल से है। बीजेपी को इस बात का श्रेय जरूर जाना चाहिए या जाएगा कि इस देश में जो अगड़ी जातियां हैं, खासकर उसमें जो ज़्यादा वर्चस्व वाली हैं, राजपूत और ब्राह्मण, क्योंकि कायस्थ बहुत मामूली है और भूमिहार थोड़े से पैकेट में है, पॉकेट में, बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं। राजपूत भूमिहार की आइडेंटिटी बिहार में तो अलग भूमिहार है, लेकिन जब यूपी में तो ब्राह्मण समाज का हिस्सा अलग हो जाता है। नहीं, यूपी में राजपूतों में भूमिहार लोग बोलते हैं। नहीं, गलत है। पूर्वी यूपी के भूमिहार ही है। मतलब वो अपने आप को ब्राह्मण में नहीं मानते, वो अपने नहीं, राजपूत में मानते हैं। नहीं, ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण के साथ तो जुड़ जाते हैं, राजपूत के साथ नहीं जुड़ते। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि ब्राह्मण और राजपूत कभी उनमें क्या कहते हैं, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, हाँ, कुत्ते और बिल्ली वाली लड़ाई रही है वर्चस्व को लेकर। वो कभी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं थे। ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी ले आई है इस लेवल पर। हर पार्टी में, इंदिरा गांधी के समय में भी कई राजपूत नेता कांग्रेस में थे, राजीव गांधी के समय में भी थे, राजीव गांधी के वित्त मंत्री थे बीपी सिंह। ये इक्का दुक्का दिख सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिखते थे उस तरह से, जैसे नरेंद्र मोदी के समय में
ये हो, सब एक साथ आ गए। अब सवाल है कि राजपूतों की नाराजगी, ये नाराजगी इसलिए है कि एक दो तीन चीजें हैं। एक तो राजपूत एक मार्शल कास्ट है और दूसरा मुखर है, वो उसमें बड़बोलापन भी है। वो राजनीतिक कौशल नहीं है जो कि बहुत स्मार्टली चीजों को खेले। नहीं तो रूपाला ने जो बयान दिया उसमें कोई, उसने राजे रजवाड़ों के लिए कहा, उसमें सामान्य राजपूत को बुरा लगने वाली बात नहीं थी, क्योंकि सामान्य राजपूत इस देश में तो खेती करता है, उसको उससे क्या लेना देना। अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अयोध्या के राजा महेंद्र मिश्रा है, अगर अयोध्या के राजा पर कोई कमेंट करे और उसमें राजे रजवाड़े कह के करे, ब्राह्मण कह करके नहीं कह रहे, तो उस पर अगर सारे ब्राह्मण नाराज हो जाए तो ये समझ में नहीं आती बात। वही स्थिति रूपाला वाले मामले में है। लेकिन भावनाएं हैं, भावना आहत हो जाती है, हो गई। अब हो गई तो जैसा अभी सुमित जी ने कहा कि वहां पर इस तरह का समीकरण बनेगा तो बदल सकता है। असल दिक्कत उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पूर्णेंदु जी ने बताया कि 3 महापंचायत हो चुकी है और आगे और भी होगी। वो नाराजगी 2-3 स्तर पे दिखती है। क्यों दिखती है उसको बताने से पहले एक चीज मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जितना मोदी सरकार में, मैं कोई मोदी सरकार की प्रशंसा करने के लिए नहीं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने बोल रहा हूँ, मोदी सरकार में जितना राजपूतों को मिला उतना कभी किसी सरकार में नहीं मिला। एक समय था, या आज भी 10 साल का देखें, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का पिछली बार जो मुख्यमंत्री, केंद्र में 10 साल से कहने के लिए, हिमाचल का भी पहले, हाँ हिमाचल का लिया पहले हाँ सॉरी हिमाचल का कांग्रेस का, हाँ जब सरकार थी उनकी, और यहाँ केंद्र में नंबर 2 10 साल से, तो ये सारी चीजें मिली इनको। नंबर 2 आप कह रहे हैं? हाँ नंबर 2 अभी भी है नंबर 2 तो है। आप मानते हैं? प्रोटोकॉल में तो है। मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल में भाई उपनेता सदन के हैं जो कागज पे लिखा है, कागज के पीछे सबको पता है। नहीं है, नहीं है सर, वो आप ये पूर्णेंदु नहीं माने, सुविधा मस्ती माने तो काम नहीं चलेगा। आधिकारिक तौर पर वही नंबर 2 है, और इस पे आपको चुटकी भी लेनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली वही नंबर 2 बैठते हैं, उन्हीं के बगल में कुर्सी लगी होती है। और जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं शुरुआत के दौर में, बाकायदा कैबिनेट से नोट आता सेक्रेटरीट से कि ही विल चेयर दी कैबिनेट मीटिंग। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। तो ये बीजेपी के समय में ये वैसे ही रिश्ता है कि कई बार अपने घर के माता पिता होते हैं ना, पिताजी मान लीजिए नहीं है तो माता जी के हाथ में चीजें चली जाती हैं। कई बार पिताजी हैं पर कुछ चीजें माता जी सॉल्व कर पाती हैं, तो माता जी अपने आप एक्टिव हो जाती हैं। तो उस वक्त में अमित शाह एक्टिव हो जाते हैं, जो पूर्णेंदु जिस तरह इशारा करना चाह रहे थे राजनीतिक मसलों पर, टिकटों के मसले पर, तो अमित शाह एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के नंबर 2 कोई है तो राजनाथ सिंह। ये तो हो गई एक बात कि बीजेपी ने बहुत कुछ, जितना राजपूतों को दिया उतना पहले किसी सरकार में नहीं मिला। आप उठा करके देख लीजिए, 2 ठाकुर प्रधानमंत्री बन गए, ये दूसरी बात है, 6 महीना साल भर के लिए। अब बीजेपी से नाराजगी, वो नाराजगी अपने लिए और ज्यादा, ये दिल मांगे मोर, और ज्यादा हासिल करने के लिए है। जैसे है ना, मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो लगता है कि और चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने आज भी 63 उम्मीदवारों का जो ऐलान किया है उनमें 8 राजपूत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी किस बात को लेकर के है? एक तो नाराजगी है जो मिहिर भोज वाले को लेकर के इन्होंने कहा, वो एक बड़ी नाराजगी है, और वो पुरानी नाराजगी है कि भाई गुर्जर मानते हैं कि वो हमारे थे, ठाकुर राजपूत मानते हैं कि वो हमारे थे। दोनों, ये बीजेपी नहीं कर पाई कि दोनों को मना ले कि ये तुम दोनों के थे। दूसरा, वीके सिंह का टिकट कटना। वीके सिंह महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पर ये है कि आपने यहाँ पर मेरठ में एक वैश्य का टिकट काटा तो दूसरे वैश्य को ही दिया, लेकिन यहाँ पर एक ठाकुर का काटा तो आपने वैश्य को दे दिया। मैंने ये है। तीसरी चीज कि
संगीत सोम पे आने वाला था कि संगीत सोम का ये आरोप है कि 2022 में विधानसभा का चुनाव इसलिए हार गए कि संजीव बालियान ने उनको हराया, इसलिए हाँ, और इसलिए वो बिल्कुल इनका भी अंदर से सपोर्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। और चौथी जो मैंने अखबारों में पढ़ा और जो दिख रहा है वो एक ध्वनि है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में हटा दिया गया, क्या चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ भले पुणेंदु जैसा कहा कि भाई गोरखपुर मठ के महंत है, गोरखपुर मठ जो है वो तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बना था, वो क्षत्रियों ने नहीं के लिए नहीं बना था, वो क्षत्रिय जरूर थे लेकिन वो क्षत्रियों के नहीं बना, उसमें वो समाज के, वो एक तरह से देखा जाए जो काम गौतम बुद्ध ने एक समय में किया था उसके लिए थे, और उसमें मुसलमानों के लिए भी जगह था, वो हिंदुत्व के लिए, कट्टर हिंदुत्व की जगह ही नहीं थी, नाथ संप्रदाय। वो तो गोरखनाथ ऐसे थे कि अपने गुरु मच्छंदर नाथ को ललकार दिए थे कि भाग मच्छंदर गोरख आया, वो दूसरी कहानी है। मेरे कहने का है कि वो एक है कि कहीं जिस तरह शिवराज सिंह चौहान का जब कट गया पत्ता तो कहीं चुनाव के बाद ये न कट जाए, इस तरह की चीजें हैं और इसीलिए ये नाराजगी है। लेकिन अंत में वोट किसको देंगे? तो आपको क्यों लगता है कि राजपूत समाज सिर्फ बीजेपी को ही वोट देगा, भले ही वो गुस्सा हो जाए, जैसे वो पत्नी वाला हाल हो गया कि भाई पत्नी कितनी नाराज, चलो हाँ, घर में रहना हिसाब है कि पति को पति मानेगी, तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे डिवोर्स भी हो सकता है, बिल्कुल डिवोर्स हो सकता है, लेकिन मुझको ये इसलिए लगता है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी, उनका इंटरव्यू चल रहा है अभी सामने ही, एक बार इन्होंने ही कहा था कि जब मुझे पूर्ण बहुमत मिला 2014 में, तो सबने कहा कि बहुमत कैसे मिल गया, ऐसे कैसे हो गया? मैं कहता हूं कि जनता तो देने को तैयार थी, लेने वाला कोई नहीं था। तो अगर कोई समुदाय की अगर नाराजगी है तो उस नाराजगी को भुनाने वाला कौन है? सवाल ये है, जैसे मुलायम सिंह यादव वो और लालू यादव वो अपने समय में ठाकुरों को जब एकदम खिलाफ चलते थे, नहीं ठाकुर पक्ष में चलते, सवर्णों में ठाकुर उनके साथ, समाजवादी पार्टी का अगर कोई वोट बैंक मतलब ओबीसी या उसके अलावा रहा है तो उसमें ठाकुर समाज का एक बड़ा हो रहा है। बहुत सारे ठाकुर एमएलए समाजवादी पार्टी से चुने, एमपी जो एक्सपेरिमेंट बसपा ने फिर ब्राह्मणों के साथ किया, ठीक कर, वही लालू यादव ने भी किया। ये काम आज की तारीख में तेजस्वी कर पा रहे हैं, ना अखिलेश कर पा रहे हैं, ना कांग्रेस कर पा रहे हैं। अखिलेश ने किया था ना सर, वो अभी जो उपचुनाव राज्यसभा चुनाव हुए, अगर राजपूत नाराज हो जाए तो घाटा हो सकता है, अगर वोट के स्तर पर, जैसे घोसी में जो दारा सिंह चौहान थे वहां पर ठाकुरों ने वोट नहीं दिया उनको, अगर दे दिया होता तो जीत जाते। तो ये स्थिति है मोटा मोटी। हमें लगता है कि राजपूत अभी बीजेपी से नाराज तो हैं, लेकिन वो रूठना ऐसे ही है कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, उससे ज्यादा नहीं है। सुमित सर कहने के लिए आखिरी में आज आए हैं तो हमने सब बोल दिया है। भाई बहुत सी चीजें नहीं बोली गई, बहुत सी वही चीजें बोली गई जो गूगल पे दिखाई गई, रिपोर्टर से बात नहीं की किसी ने। तो आप बताइए कुछ पीछे का। देखिए जहां तक पुरुषोत्तम रुपाला के बयान की बात है, शुरुआत कंट्रोवर्सी की वहां से हुई इस ताजा चुनाव में। संगीत सोम, संजीव बालियान, ये सब 2022 की बातें हैं। उस 2022 की बात से लेकर 2024 आ गया, चीज़ों में बहुत से अंतर आए। प्राइम मिनिस्टर की रैली में संगीत सोम बगल में बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ने जो पश्चिम में रैली की, तो वो चीज़ें बीजेपी को कैसे कंपनसेट करना है बीजेपी को आता है। बीजेपी से क्यों नाराज है राजपूत समाज? जो बात पीडी सर बोल के गए और विचित्र ने भी बोला उसको, कि अपने आप को असर्ट कर रहा है राजपूत समाज को। ये लग रहा है कि क्या धीरे धीरे ओबीसी की राजनीति करने के चक्कर में हम बीजेपी से दूर तो नहीं हो रहे हैं, या बीजेपी की लीडरशिप हमारा इग्नोरेंस तो नहीं कर रही है। तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं, अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। अभी तक की लड़ाई सिर्फ इतनी है। पुरुषोत्तम रुपाला ने 3 बार माफी मांगी, उसके बावजूद भी राजपूत समाज का इकट्ठे होना, हर रोज रैली करना। कल भी उन्होंने कार्यक्रम किया है किसी इलाके में, गुजरात में, मैं किसी ट्वीट हाँ कल भी किया, बहुत बड़ी रैली की जिसमें तमाम राजपूत समाज के लोग इकट्ठा थे। अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो गुजरात है, वो गुजरात में कड़वा, लेवा, राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी उर्मी जो भी होते हैं, वो सब मिलकर अंत में जब मोदी का चेहरा सामने आता है, मोदी की रैली होती है, तो सब मोदी को वोट देते हैं। मोदी के सामने वहां कोई है ही नहीं, बिग वैक्यूम है। अगर 1% मान लीजिए, 1% हाइपोथेटिकल परेश धनानी उस सीट पर जीत जाते हैं, पूरे पुरुषोत्तम रुपाला हार जाते हैं, तो क्या
हम ये कहेंगे 4 जून के बाद, क्या अश्विन इस पे शो करेंगे अब चारों को बिठा के, 5 आदमी को बिठा के कि राजपूत नाराज हो गए एक सीट के रिजल्ट के बेसिस पे? नहीं कह सकते। उस एक सीट से हो सकता है कि उस वक्त में पुरुषोत्तम रूपाला, और अभी भी गुजरात में चुनाव किस फेज में मुझे याद नहीं, शायद आप लोग को याद हो, क्या उनका नॉमिनेशन वगैरह हो गया है? नॉमिनेशन हो गया थर्ड फेज में। नॉमिनेशन विड्रॉ करने की बात चल रही है, तो स्कोप है कि नहीं विड्रॉ करने का, कि नहीं हो सकता? मतलब ब्लॉक हो गया है, अभी रूपाला ही लड़ेंगे? रूपाला ही लड़ेगा पार्टी का ऑफिशियल। ठीक, मतलब वापस लेने का स्कोप नहीं है, वो डेट निकल चुकी है। नहीं, पार्टी ने वापस नहीं लिया है, मुझे डेट ऑफ नॉमिनेशन चेक करना होगा। लेकिन जो बीजेपी का जो खासकर बीजेपी का जो प्रधानमंत्री का स्टैंड है, जो मैंने स्टैंड नहीं, जो इनकी राजनीति दिखती है कि इसमें ये बहुत मामलों में जल्दी पीछे नहीं करते, इसलिए लगता है। साध्वी प्रज्ञा का याद करिए 2019 वाला, जब उसको टिकट दिया था कितना कंट्रोवर्सी हुई थी, नहीं लिया तो नहीं लिया वापस लेने का मुद्दा इसलिए नहीं उठता सर, क्योंकि अभी तक तो ये चल रहा है कि भाई गुजरात में जो जीतेगा बीजेपी जीतेगी। अभी तो मैं वही कह रहा हूँ कि 25 के मान लीजिए अगर 24 भी हो गए गुजरात में, 26 से 25 भी हो गए गुजरात में, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा राजपूत समाज नाराज चल रहा है, क्योंकि राजपूतों के लिए जितना अभी किया गया है इस रिजीम के द्वारा बीते 10 सालों में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भाई 2-2, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री, नंबर 2 राजपूत, और उसके अलावा भी अभी भी अगर वीके सिंह का टिकट काटा तो 8 जगह यूपी में जो टिकट दिया गया है वो राजपूतों को दिया गया, इनफैक्ट 9 भी हो सकता है। ये मतलब एक हफ्ते विधानसभा में 43 255 है ना बीजेपी का, उसमें 43 ठाकुर हैं विधायक बीजेपी के। अब ऐसी स्थिति में मैं ये खबरें क्यों चल रही हैं, ये खबरें सोशल मीडिया के, क्योंकि ऐसी खबरें बीजेपी से नाराजगी वाली या अमित शाह मोदी से नाराजगी वाली खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं बना पाती, तो ये चलती है सोशल मीडिया पे, ये चलती है डिजिटल मीडिया पे, ये चलती है ट्विटर पे, ये चलती है यूट्यूब पे। कोई भी छोटा मोटा बच्चा बैठ के वीडियो बना देता है कि बहुत बड़ी नाराजगी चल रही है, और हम यहाँ बैठ के उस पर इलेक्शन कैफे कर लेते हैं कि बीजेपी के अंदर राजपूत नाराज चल रहा है। अगर बीजेपी के अंदर राजपूत नाराज चल रहे होते तो क्या राजनाथ सिंह की सभाओं में पत्थर नहीं चलने चाहिए थे? क्या योगी आदित्यनाथ की सभाओं में पत्थर नहीं चलने चाहिए थे? कुछ नहीं हो रहा है, वेलकम किया जा रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, योगी अपने प्रदेश से निकल के बाहर जाके भी सभाएं कर रहे हैं। कहाँ हमने प्रोटेस्ट देख लिया, कहाँ हमने देख लिया? अगर 2 या 3 राजपूतों ने इकट्ठा करके सूरत में, दिल्ली, वहां से निकले राजकोट से और पश्चिम यूपी में आ गए, तो क्या फर्क पड़ा बताइए मुझे आप। संगीत सोम संजीव एट द एंड ऑफ द डे 370 नहीं होगा, जो सॉरी 273 नहीं होगा, 272 हो जाएगा, पर 272 होना क्या बीजेपी की हार होगी? नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का 370 का जो टारगेट है उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि राजपूत नाराज चल रहे हैं, और 2-4 इक्का दुक्का सीट अगर बीजेपी हार गई तो आप कह भी दीजिएगा कि बीजेपी 370 का टारगेट पूरा नहीं कर पाई और मोदी अपनी जबान से पीछे रह गए, मोदी हार गए। आप उस मैसेज में उनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो बात विचित्र ने की कि ये रूसी ज्यादा है, ये अपनी हैसियत को दिखाने की कोशिश ज्यादा है। जनरल वीके सिंह और अतुल गर्ग के कंपैरिजन गाजियाबाद सीट पर मैं आना चाहता हूं, क्योंकि अपने पड़ोस की सीट है दिल्ली के। जनरल वीके सिंह को लेकर नाराजगी थी, हम सब जानते हैं। 2019 में भी हम ही लोग इस कैफे में चर्चा कर चुके हैं, और पूर्णेंदु ने कम से कम 3 बार इस बात को कहा है कि वीके सिंह को तो 19 में टिकट कटने वाला था। 19 में टिकट, अगर बालाकोट नहीं होता तो 19 में टिकट कट जाता। 19 में, क्योंकि वो पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, और वो फौजी थे, जनरल साहब, तो उनका टिकट कैसे कटता था? इस चक्कर में वीके सिंह साहब बच गए। वीके सिंह की ग्राउंड से फीडबैक आता था, और ये बात अब हम बोल सकते हैं क्योंकि अब वो नुमाइंदे नहीं है और वहां पर कि वो एक्सेसिबल नहीं है, वो दिल्ली की राजनीति में व्यस्त रहे, और वो भाई टिपिकल जनरल टाइप के आदमी थे। उनका स्वभाव मिजाज एक नेता की तरह नहीं होता है कि किसी के घर चले गए, शादी ब्याह में चले गए, मिल लिए, बैठ लिए, किसी के सड़क पे बैठ गए ना, वो उनका मिजाज नहीं था। तो वो दिक्कत उनको वहां झेलनी पड़ रही। तो यूपी बिहार के लोग, हम लोग तो ये चाहते हैं कि अगर हम एक बार बोल भी दे फोन करके भाई साहब घर में ब्याह आपको आना है, और वो नहीं आया तो पूरा का पूरा खानदान नाराज, ये चाचा को बुलाया था, चाचा नहीं आया। तो ये यूपी बिहार में टिपिकल है। वीके सिंह, अतुल गर्ग का बिल्कुल उल्टा है। अतुल गर्ग एक्सेसिबल थे, अवेलेबल थे। अतुल गर्ग मंत्री बन गए थे योगी सरकार में, अभी भी है शायद, मंत्री भी है, आई थिंक इज अ मिनिस्टर आल्सो। मंत्री है विधायक तो पक्का है। ऐसे में अतुल गर्ग के लिए वैश्य को दे दिया। ये सब चीजें बेईमानी है, मोदी से बड़ा कुछ नहीं है। ये चुनाव मोदी के लिए है या मोदी को हराने के लिए है।
मोदी को हराने की ताकतें कितना लामबंद रह पाती हैं ये उन पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से उनकी एकता में दिक्कत हुई है, ममता का चले जाना, नीतीश का पूर्व मंत्री अतुल गर्ग पूर्व मंत्री थे, तो मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, ममता का चले जाना, नीतीश का चले जाना, जिस तरीके से विपक्ष में टूट फूट हुई है, उसके बाद मोदी को हराने की ताकतों में वो ताकत नहीं दिख रही है इस वक्त तक। आज हम बात कर रहे हैं कि वो मोदी को वहां तक पहुंचने में रोक पाएंगे। मोदी वर्सेस नो मोदी ये चुनाव है। नहीं सुमित सर, एक सेकंड, सुमित सर की बात थी। सुमित सर ने जिस तरह से कहा कि एक छोटा मोटा कुछ पंचायत हो गई वो हो गया, सर ऐसा मामला नहीं था। और मेन स्ट्रीम के सारे बड़े, मैं टीवी देखने का उतना वक्त नहीं मिल पाता, नहीं ठीक है, बोल सकते हैं मैं, लेकिन एक मिनट नहीं इसी माइक से बात करेंगे हम, दो आदमी वीडियो करेंगे इसको। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप तो काम करते हैं, लेकिन सारे जो बड़े अखबार हैं, ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हिंदी, सारे गुजरात देखिए, एक तो दो तरह की कवरेज है राजपूत के मैटर्स पे। एक तो गुजरात का पुरुषोत्तम रुपाला का बयान है, उसके बाद वेस्ट यूपी में सिर्फ पुरुषोत्तम रुपाला का मैटर नहीं है, उसमें जो विजित सर ने कहा संगीत सोम का भी मैटर है, संजीव सिंह का घटना है, तो बहुत कवरेज है। और बीजेपी ने राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को नाराजगी दूर करने के लिए कहा भी है। तो इस तरह की नाराजगी देखी उनकी सभाओं में, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए एक तो वो छिटपुट नहीं थी, 3 जो महापंचायत हुई है उसमें काफी लोग आए थे। क्योंकि आप ही ने पहले बोला था कि टीवी में उस तरह से नहीं दिखा, अखबारों तक ने भी दिया, उस चीज को छापा, और उसमें लोगों की नाराजगी थी। दूसरा नाराजगी दिखी, योगी आदित्यनाथ गए थे बालियान के प्रचार के लिए, वहां मंच पर योगी के खिलाफ नारे नहीं लगे, लेकिन जैसे ही संजीव बालियान का नाम लिया गया मुर्दाबाद के नारे लगते थे। योगी आदित्यनाथ नारा दिया गया जिंदाबाद और बालियान का मुर्दाबाद योगी के सामने। और संगीत सोम ये राजपूतों के अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए ये बात को कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली राजपूत बीजेपी का स्वाभिमान आपके लिए है या राजपूत का स्वाभिमान है? तो ये तो है सब अंदर का, जैसे तो ये हर जगह से मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि हर जगह की बात अंत में वही होगी। हमने आप ही ने कहा कि राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी, ये हम नहीं कर सकते। ये सवाल है, नहीं ये सवाल क्यों आया? ये सवाल राजपूत नाराज के खिलाफ वोट डालेगा, ये नाराजगी वोट डालेगी। राजपूत किसको वोट डालेगा बताइए? अगला सवाल अखिलेश यादव को वोट डालेगा, मैं पहले ही बोल, अगला सवाल कांग्रेस को वोट डालेगा, किसको वोट डालेगा? सर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आवाज आ रही है, आवाज तुरंत है। सर मैं पहले ही बोला, मैंने पहले ही कहा कि राजपूतों को इनकैश करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वोट पड़ सकता है। लेकिन ये नाराजगी जो है अभी, देखिए कहाँ पे नुकसान होता है बीजेपी को? इन लोगों के बीजेपी ग्रांटेड भी नहीं ले सकती ना, बीजेपी भेज तो रही है, बीजेपी ने योगी को भेजा ना, राजनाथ सिंह भी गए, योगी गए, तो उस वाले फ्रंट पे बीजेपी काम कर रही है। उनको बनाने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो खुला छोड़ दिया गया है कि नाराज हो कुछ भी कर रहा हो, जो कर रहा है कर लो, ये भी काम है। पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं कि आप अगेंस्ट में ये वोट डाल, लेकिन कई बार अपनी राजनीतिक अस्मिता के लिए आप एक प्रेशर तो क्रिएट करते ही हैं। मैं तो कही रहा हूँ कि राजपूत समाज जो है वो अपना अस्तित्व को दिखा रहा है। दूसरी चीज इंप्रेशन का कई बार खतरनाक असर होता है, जब ये होता है कि नहीं ये वोट नहीं दे रहा। अगर मैं आपको बोलूं, अगर संगीत सोम की वजह से पश्चिमी यूपी में इतना ज्यादा समर्थन, संगीत सोम अगर ऐसा है तो 2000 का भी चुनाव विधानसभा का होगा 27 में होगा ना। तो संगीत सोम ने अगर ये किया है, अगर वो उसके पीछे हैं, तो संगीत सोम के दिन की रिवर्स की काउंटिंग शुरू हो गई है। ये मोदी की बीजेपी है। नहीं सर, एक बार 5 साल के बाद शादी प्रज्ञा को ड्रॉप कर देती है बगैर बताया, तो कर सकती है। लेकिन अच्छा सर ये बताइए, कई चीजें होती हैं। संगीत सोम का आरोप है कि संजीव बालियान ने उनको हरवाया, और आज वही काम संगीत सोम करते हुए दिख रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो बताएंगे तो नहीं, वो तो कहेंगे कि हम तो बालियान को जिताते हैं, हम शासित पार्टी है, लेकिन भीतरघात भी नाम की कोई चीज राजनीति में चलती। अच्छा सुमित सर, देखिए अभी कोई और समाज होता तो हम बोलते भाई इस समाज का खराब हो, इस समाज के खिलाफ प्रदर्शन है, नाराजगी है, तो हो सकता है वोट में बहुत बदलाव होगा। 7.5 करोड़ लगभग देश में राजपूत आबादी, 8 करोड़ मान लेते हैं। आपको नहीं लगता कि एक 8 करोड़ का वोट बैंक, 8 करोड़ है, उसमें से मान लीजिए 4 करोड़ 5 करोड़ वोटर होंगे,
अगर कोई और समाज होता, चाहे मैं ओबीसी में भी कई जो जातियां उनकी बात करता हूँ, तो उसमें भी नाराजगी समझ में आता है कि चलो नाराज। आपको नहीं लगता राजपूत नाराज है तो वो वोटर बैंक इतना बड़ा वोट बैंक है कि बीजेपी उसको चिंता है? मैं वही कह रहा हूँ, इक्का दुक्का सीटों पे नाराजगी है, ये पूरे राजपूत समाज की नाराजगी नहीं है, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर ये राजकोट में हो रहा है, पश्चिम यूपी की 3 सीटों पे हो गया, 3 महापंचायत हो गई, इसका मतलब नहीं कि 8 करोड़ राजपूत नाराज है। अगर 8 करोड़ राजपूत बीजेपी से नाराज होता तो क्या योगी आदित्यनाथ सीएम रह पाते? क्या पुष्कर सिंह धामी को रखना वो होती? क्या राजनाथ सिंह उस कुर्सी पर बैठ पाते? बीजेपी ने आज भी यूपी में जो पिछली जो लिस्ट आई है उसके पहले 63 में से 8 सीटें राजपूतों को दी हुई थी। अगर वीके सिंह का टिकट काटा तो 7 जगह और टिकट दिया भी है। मेरा कहना ये कि इक्का दुक्का सीटों की नाराजगी है, इसका ओवरऑल इंपैक्ट ये मान के चलना कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ये कहना गलतबाजी होगी। ये मैं कहता तो हम वेट करें इसके लिए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी इसमें काम भी कर रही है। बीजेपी ने जिस तरीके से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को लगाया, इन इलाकों में घुमाया है, उसके बाद चीजों को ठीक भी किया जाएगा, देख लीजिएगा। और अभी अमित शाह जाएंगे गुजरात में, वो वहां पर राजकोट भी मैनेज हो जाएगा। आपने वो बात आपकी ठीक है कि बीजेपी लेकिन ग्रांटेड नहीं ले सकती राजपूतों को, अगर उसने लगाया है तो मुझे तो नहीं लग रहा ग्रांटेड लिया। अगर आपको लग रहा है ग्रांटेड लिया तो आपका वर्जन है। उसको डर है कहीं ना कहीं नाराजगी का, तभी कि भारी ना पड़ जाए नाराजगी, इस वजह से ही उसने अपने बड़े नेताओं को लगाया हुआ है। 2 चीजें हुई, देखिए सर, 2 चीजें हुई। एक तो बीजेपी ने उनके लिए मनाने में जो आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि लगाया, योगी को भी घुमा रही है और राजनाथ सिंह को तो गाजियाबाद से शुरू ही कर रही पूरी सभा, और राजनाथ सिंह से पूरा ये कहा कि क्यों टिकट दिया गया, क्या क्या सारी बातें हुई। दूसरी चीज ये है कि वो बीजेपी के साथ वोट पे, मैं भी ये बात मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष उस वोट को बुनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अगर मान लीजिए कि अगर आप कहीं नाराज हो रहे हैं किसी से और हमें उसको है तो हमें आपको मनाना होगा। विपक्ष उस तरह के न्यूटन की थ्योरी की तरह है। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। विपक्ष थोड़ा बहुत जो किया उसने समझदारी, वो गुजरात में राजकोट का टिकट देके कांग्रेस ने, हाँ, परेश धरानी को लड़ा के उस सीट पर। परेश एक फाइटर लड़का है, परेश को मैं देख भी रहा हूँ, फॉलो भी कर रहा हूँ पिछले 5-7 सालों से। मुश्किल से 48-50 साल के आसपास उनकी उम्र है। वो विपक्ष के नेता रह चुके हैं, वो सीएलपी के नेता रह चुके हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं इतनी कम उम्र में। और तमाम जो हार्दिक और जिग्नेश और कौन कौन आए थे कांग्रेस पार्टी में, एक और लड़का अल्पेश, ये आए चले गए, पर परेश बना रहा, क्योंकि परेश शुरू से कांग्रेसी है, परेश कहीं बाहर से नहीं आया था। तो परेश आज भी है, और परेश को खड़ा करके रूपाला साहब को एक बार हरा भी चुका, जैसे कि आपने बताया विधानसभा चुनाव में। तो परेश को वहां लड़ा के वो कांग्रेस ने समझदारी का काम किया कि उस नाराजगी को इनकैश किया जाए। पर वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी जहां पर ज्यादा ताकत के साथ लड़ रही है, इंडिया ब्लॉक ने वहां पर ये काम नहीं किया। इसको इनकैश करना चाहिए। कांग्रेस के साथ भी एक दिक्कत है। गुजरात की बात आप कहें, गुजरात में पटेल बहुत वर्चस्व वाले हैं जी, लेकिन वहां पर जब माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस में आए 80 में, तो उन्होंने एक नया फार्मूला ही बनाया खाम का, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान, और पटेल गायब हो गए। लेकिन कांग्रेस वहां पर भी ओवरऑल क्षत्रियों को नहीं ले पाएगी। क्षत्रिय भी पटेल और क्षत्रिय सब बीजेपी के साथ है। तो और ये बात सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश का तो नहीं दिखता है कि वो राजपूतों को जोड़ पाएंगे। हाँ, वो मेहनत भी दिखने दी। कोर्स करेक्शन देखिए बीजेपी भी करती है, अगर तेजी से देखिए करती है। पाटीदार देखिए पाटीदारों की नाराजगी उनको दिखी थी, भारी पड़ गई थी। तो बाद में उनको अंत में देखो ना, वो हार्दिक पटेल उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं की पार्टी हो गया है। तो बाद में उनको भूपेंद्र सिंह पटेल को जो सीएम बनाना पड़ा, और चुनाव के बीच में ही घोषित करना पड़ा कि सीएम चेहरा यही है। बिल्कुल। तो ये कोर्स करेक्शन उनको करना पड़ता है। अगर वो दिख रही बड़े बीजेपी से सीखना चाहिए लोगों को। कोर्स करेक्शन तो बीजेपी से तेजी से कोई नहीं करता। ठीक है, तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। रिमाइंडर को समाप्त तो कर दीजिए, बीजेपी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने जो सवाल छोड़ के गए थे, राजपूतों की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान है कि नहीं, इसका समाप्त तो करिए। ये नहीं सर, ये समाप्त तो लोग कमेंट में बताएंगे, और 4 दिन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे बता करेंगे कि क्या हुआ है। तो कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।